हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी। आप सभी का ऐसे क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हो, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। लगभग पिछले कई सालों से इसके बारे में चर्चा रहती है। डेली हमेशा अपोजिशन पार्टी के आरोप लगाती है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था, पुरानी फिल्मों में देखा होगा आपको आपको कि बच्चों सो जाने तो कौन आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। बीच में चला सीबीआई का दौर, कोई भी क्राइम मत करो नहीं तो क्या आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। लेकिन आज का दौर क्या है, वो अब आदमी सीबीआई से इतना नहीं डर रहा। सीबीआई का थोड़ा सा ग्लैमर कम हो गया। अब आज की डेट में सबसे ज्यादा ग्लैमर किसका है, तो ईडी का है। डेली आपने देखा होगा, ईडी ने इसको उठाया, उसको गिरफ्तार कर लिया, संजय राउत को अंदर कर दिया, किसी को भी अंदर कर लिया। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये किसी को भी अंदर कर सकते हैं क्या? इनको पावर कहाँ से मिलती है? ईडी का हिस्ट्री क्या रहा है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, इसको पावर कौन से कानूनों से मिलती है? तो बच्चों, इन सबके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तो इसका एक सिंपल सी हिस्ट्री जान लेते हैं बच्चों। ये भले ही से आज चर्चाओं में रहा, आप लोगों ने कईयों ने नाम अभी लेटेस्ट में सुना होगा इसका, पिछले 2 4 5 साल से पॉपुलर हुआ है ईडी। लेकिन ईडी कोई नई संस्था नहीं है बच्चों। ईडी क्या है, ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी, जब इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। और ये वित्त मंत्रालय के अंडर काम करता था। बाद में 1957 में इसको थोड़ा रिनेम किया। और जो आज का जो हम ईडी देखते हैं ना, वो इसकी स्थापना एक तरह से 1957 में हुई थी। 1956 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसको जो आज का नाम मिला ना वो बच्चों, वो मिला 1957 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। इसका बेसिक उद्देश्य क्या था बच्चों? तो बेसिक उद्देश्य था, इसको जो इकोनॉमिकल क्राइम होते हैं ना, एक तो होता है सिंपल क्राइम जिसके लिए पुलिस व्यवस्था होती है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं बड़े बड़े, जिनमें पैसों का मामला शामिल होता है। तो वहां पर बच्चों क्या हो, पुलिस की नॉलेज एक सीमित होती है। पुलिस को में क्या होता है, इकोनॉमी के विशेषज्ञ नहीं होते, इसलिए वो उतना सफल नहीं हो पाते। इसलिए अलग से सरकार ने क्या किया, ईडी की स्थापना करी, ताकि ईडी क्या, जितने भी फाइनेंशियल क्राइम होते हैं ना देश में, उन पर कंट्रोल कर सके, फाइनेंशियल क्राइम को कंट्रोल कर सके। मैं बताऊंगा भाई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के बारे में, लेकिन एक मिनट के लिए आप ये बस इतना ध्यान रखिए, जो फाइनेंशियल क्राइम होते हैं, जहां पर पैसे का मैटर होता है, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी वगैरह का, उसके संबंध में ईडी कार्रवाई कर सकता है। तो बच्चों, यहां तक हो गया। इसका हेडक्वार्टर बच्चों शुरू से न्यू दिल्ली में है। क्षेत्रीय ऑफिस इसकी कई राजधानियों में है, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है न्यू दिल्ली में। ज्यादातर संस्थाओं को आप जानते ही, वो उसका सबका हेड ऑफिस कहाँ होता है, वो न्यू दिल्ली में होता है। इसके बारे में मैं कुछ और चीज बता दूं। ईडी कोई अलग से बच्चों, अलग से संस्था नहीं जैसा पुलिस है। ये क्या, एक मल्टी डिसिप्लिनरी संस्था है। मल्टी डिसिप्लिनरी ऐसे कि बच्चों, ये क्या करती है, व्हाइट क्राइम जो होता है ना, व्हाइट कॉलर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम का जांच करती है। तो बच्चों, इसमें क्या चाहिए, इसमें पुलिस के ऑफिसर भी चाहिए, तो इसमें आईपीएस के भी लोग होते हैं। इसमें क्या चाहिए बच्चों, जो इकोनॉमिक्स के ज्ञान रखते हैं, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, भारतीय रेवेन्यू सेवा, जो यूपीएस से सिलेक्ट होते हैं, उसके भी लोग होते हैं। इसमें आईएएस भी होते हैं प्रशासनिक मैनेजमेंट के लिए। और ईडी का खुद का भी कैडर होता है, जहां पे वो शुरू स्टार्टिंग में कई लोगों को शामिल करता है। तो बच्चों, ईडी कोई एक सिंगल एजेंसी नहीं है कि भाई सिंपल पुलिस के लोग हैं, इसमें सिंपल रेवेन्यू के लोग हैं। इसमें क्या, पुलिस के साथ में क्या मिलाया गया है, रेवेन्यू के लोगों को शामिल किया गया है। आईआरएस की पोस्ट होती है, आप सभी जानते हो, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होती है, कस्टम वगैरह में काम करती है, इनकम टैक्स वगैरह में आईआरएस होते हैं। तो ये प्लस आईएएस, तीनों मिलके इसको एक साथ में कोऑर्डिनेटेड रूप में काम करते हैं, तब जाके जो व्हाइट क्राइम को पकड़ा जा सकता है। व्हाइट क्राइम बच्चों, जिसमें पैसा शामिल होता है। तो ये अकेला पुलिस के बस में का काम नहीं होता, क्योंकि पुलिस की क्या है, जो नॉलेज या वो काम होता है, वो एक सीमित दायरे में होता है। वो सीआरपीसी और आईपीसी के दायरे में काम कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में क्या, उनकी नॉलेज सीमित होती है। तो इनकी पुलिस की सपोर्ट के लिए क्या ला दिया, यहाँ पे आईआरएस ला दिया। आईआरएस क्या होता है, आप सब जानते हैं, ये रेवेन्यू का नॉलेज रखते हैं, इनकम टैक्स वगैरह के सबके बारे में इनके पास नॉलेज होती है। कुछ आईएएस को भी इसमें शामिल कर ले, ताकि प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें कंट्रोल हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों, ईडी कोई एक अलग से संस्था नहीं है, एक कई सारे डिफरेंट कैडर को मिला के एक तैयार किया गया, ताकि वो उस पर कार्रवाई कर सके। अब मैं इसको प्रशासनिक बता देता हूँ। ईडी का प्रशासनिक बोस कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, किसके अंडर में आती है ईडी? तो ईडी बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंडर में आती है। भारत सरकार जो के भी कौन सा मिनिस्ट्री, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री।
भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके अंडर में कई सारे डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करता है, बजट बनाता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट एंड मैनेजमेंट, जो विनिवेश होता है, जो कंपनियां बेची जा रही है आजकल, वो डिपा में कार्य करता है। तो ये सब 4-5 इसके अंदर डिपार्टमेंट है। तो एक डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसका काम क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है बच्चों। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की वसूली का मुख्य काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। इसके अंदर आपने देखा होगा सीबीडीटी होता है। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कई लोग जो आपको एसएससी के थ्रू भर्ती होते हैं इनकम टैक्स वगैरह, तो उनका बोस इंचार्ज कौन होता है, सीबीडीटी होता है। जो बच्चों को एक्साइज में या कस्टम इंस्पेक्टर मिलकर उनका इंचार्ज कौन होता है, सीबीआईसी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो इस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में ईडी काम करती है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं आती और किसी मंत्रालय के या रक्षा मंत्रालय के अंडर नहीं आती, ये वित्त मंत्रालय के अंडर आती है। वित्त मंत्रालय के भी क्या, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, बेसिकली रेवेन्यू का ही काम है। यहाँ पर जो ईडी का मुख्य काम क्या है, वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे के कालाबाजारी को रोकना है। तो इसलिए यहाँ रेवेन्यू को ही ज्यादा पावर दी गई है। और इवन आईपीएस से भी ज्यादा काम यहाँ किसका होता है, आईआरएस अधिकारियों का होता है बच्चों। और ईडी इसके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ईडी वित्त मंत्रालय के अंडर में आती है, न कि होम मिनिस्ट्री, न कि डिफेंस मिनिस्ट्री। तो यहां तक हम चलते हैं बच्चों। अब ईडी को पावर कहां से मिलती है बच्चों, ऐसा कौन से कानून है जिसके ईडी को पावर मिलती है, और ऐसे क्या खास बात है उन पावर में कि ईडी के नाम से डरते हैं आजकल नेता लोग। तो बच्चों ईडी को 3 मुख्य कानून है ईडी के जिनको से पावर मिलती है। सबसे पहले है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत फेमस कानून है, पीएमएलए, जिसको 2002। इसके अंडर में कई जगह आपने देखा होगा जो मनी लॉन्ड्रिंग की अलग से, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और अलग से इनके खिलाफ अदालतें भी बनी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए केसों के जुड़े हुए। तो इसमें क्या बच्चों मुख्यतः मेन मुद्दा क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, सबसे पहले अगर हम इसको समझ जाएंगे तो फिर हमारी चीजें काफी आसान हो जाएगी। तो बच्चों जितने भी क्रिमिनल होते हैं, सपोज करो कोई ड्रग की तस्करी कर रहा है, कोई टेररिज्म से पैसा कमा रहा है, कोई क्या करते हैं बड़े बड़े लेवल पे सट्टा लगाते हैं सट्टा बाजार में, या कहीं पर है ना क्या होते हैं जैसे कि यूपी बिहार में बाहुबली होते हैं आप जानते हो। तो वो क्रिमिनल होते हैं बड़े लेवल के, ये सब इलीगल मनी कमाते हैं, या बड़े लेवल पर रिश्वत होती है, ब्राइबरी। बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर के पास या मंत्री लोग, नेता लोगों के पास खूब सारी रिश्वत के पैसे होते हैं। अब ये क्या होता है, ब्लैक मनी होता है बच्चों। ये रिकॉर्ड में था ही नहीं, किसी ने रिश्वत के 100 करोड़ ले लिए, मंत्री जी ने कमा लिए, तब वो पैसा क्या रिकॉर्ड में है क्या, नहीं है, तो वो क्या होता है, ब्लैक मनी होता है। अब वो 100 करोड़ को मंत्री जी खर्च नहीं कर सकते बच्चों लीगली। 100 करोड़ का वो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद ले तो अपने आप क्या हो जाएगा, उसको उजागर करना पड़ेगा इनकम टैक्स वगैरह में, तो रेट पड़ जाएगी। तो अब किसी भी प्रकार से क्या चाहते हैं, इस ब्लैक मनी को क्या करना चाहते हैं, व्हाइट मनी करना चाहते हैं। हर आदमी क्या चाहेगा कि मैंने जो ब्लैक मनी कमाई है किसी प्रकार से वो कुछ ऐसी चीज को प्रोसेस हो कि वो व्हाइट मनी हो जाए। अब व्हाइट मनी हो जाए तो उसको मर्जी पड़े जहाँ खर्च कर सकता है, ना किसी का डर है, ना इनकम टैक्स का डर, ना किसी प्रकार कोई डर नहीं है। तो जो बच्चों ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलते हैं ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। सिंपल, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, जो इलीगल मनी, ब्लैक मनी कमाई है इलीगल तरीकों से, क्राइम से, ड्रग्स की जो तस्करी से, उस पैसे को किसी प्रकार से क्या करना, व्हाइट मनी में बदल देना। अब इसके कई टूल होते हैं, कई सारे हथियार होते हैं, जैसे हवाला होता है। हवाला का नाम सुना होगा आपने। हवाला भी क्या होता है, इलीगली पैसे सेंड करना है। सपोज करो यहाँ से किसी ने, इसका मैं तो आपको एक तरीका बताऊं कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ किसी नेताजी ने इंडिया में 500 करोड़ रुपए रिश्वत के कमा लिए। अब यही इसने क्या किया, एक ट्रस्ट या कंपनी खोल रखी है अपनी। अब ये नेताजी क्या करेंगे, इस 500 करोड़ रुपए को क्या करेंगे, सपोज करो मॉरिशस में बेच दिया। ठीक है बच्चों, मॉरिशस में बेच दिया किसी आदमी के पास। अब ये आदमी क्या करेगा, इस कंपनी में 500 करोड़ रुपए नेताजी की ट्रस्ट में 500 करोड़ रुपए निवेश कर देगा, या इनको डोनेट कर देगा, दान कर दिया सपोज करो, तो हो गया ना लीगल मनी। अब ये नेताजी क्या दिखाएंगे कि ये 500 करोड़ रुपए कहां से आए, मेरे पास तो मॉरिशस के आदमी ने मुझे दान किए या जैसा भी किया, तो ये व्हाइट मनी है मेरे पास में, इस पर टैक्स देके मैं फ्री हो जाऊंगा। तो बच्चों बन गया ना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया ना। तो इस प्रकार से कई सारे टूल होते हैं। एक राउंड ट्रिपिंग का टूल होता है,
इसमें क्या मनी को घुमा घुमा, मनी को क्या करता है ट्रांजेक्शन से घुमाते कि पता नहीं चल पाता ओरिजिनल कहाँ से ट्रांजेक्शन हुआ था, तो फिर उसको क्या व्हाइट मनी में आ जाता है वो। ऐसे हवाला सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया का प्रयास किया जाता है, और इसको रोकने का मुख्य काम ईडी का है। कौन से एक्ट के तहत पावर है बच्चों? पीएमएलए एक्ट के तहत पावर है। समझ गए यहाँ तक बात को? तो मुख्यतः काम यही है ईडी का। और मैं जो दूसरे दो और बताऊंगा, उसमें और भी एक्ट बताऊंगा, उसमें भी इसको ईडी को पावर है, लेकिन ईडी का मुख्य काम क्या है? तो मुख्य काम ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। दूसरा कानून जो ईडी को पावर करता है बच्चों, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990। फेमा मैंने आपको कई बार पढ़ाया था, बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ाया था। फेमा दो संस्थाओं को पावर देता है, एक तो आरबीआई को पावर देता है। आरबीआई को क्या पावर देता है कि जितने भी जो संस्थाएं हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में लेन देन करती है, रुपये में डॉलर में बदल देती है, डॉलर को रुपये में बदल देती है। फॉरेन से कोई आदमी डॉलर लेके आया तो वो कहीं भी जाके रुपये नहीं ले सकता, उसके लिए कुछ ऑथराइज जगह होती है, भाई यही आदमी ये काम कर सकता है, तो उसको लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई देगा। लेकिन अगर किसी प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज का उल्लंघन हो जाए, कहीं पर डॉलर का इधर से उधर लेन देन गलत तरीके से हो, तो फिर कौन आएगा? हीरो बन के आएगा ईडी। ईडी फिर क्या करेगा? ऐसे फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन जहां पर डॉलर और रुपए का लेन देन कोई गलत तरीके से किया गया, वहां पे ईडी कार्रवाई कर सकता है। कौन से एक्ट में पावर है बच्चों? तो ये फेमा एक्ट 1990 में पावर है। इसके पहले फेरा चलता था 1973, उसको बाद में 1999 में बदल के क्या किया गया? फेमा में बदला गया उसको। थर्ड बच्चों एक लेटेस्ट कानून है जो मोदी सरकार ने भी बनाया था, फगीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। बच्चों इसका संबंध है नीरव मोदी और से। फगीटिव ऐसे जो है ना, कोई इंडिया में आर्थिक अपराध करके बैंकों का पैसा खा के विदेशों में भाग जाते हैं लोग भाग, तो ऐसे जो इकोनॉमिक ऑफेंडर होते हैं भगोड़ों के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मान लो कोई इंडिया से भाग गया, जैसे कि क्या माल्या जी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं। इस कानून के तहत में उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का और भी कई सारी पावर दी गई, किसको? ईडी को। तो इस कानून के तहत भी ईडी कार्रवाई कर सकता है। तो बच्चों आजकल इसलिए ना ईडी की धूम है। अब आप मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा क्राइम है जिसमें पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता? अधिकांश क्राइम में पैसा का इन्वॉल्व होता है। बिना पैसे का क्राइम शायद ही कोई हो। तो जहां पैसा आ जाता है वहां ईडी क्या करता है? बाजार में पूछ जाता है। ठीक है। और ईडी को कार्रवाई करने के लिए क्या होता है बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं की आवश्यकता होती है। पुराने जमाने में क्या बच्चों धूम थी किसकी? मैं जब छोटा था तो बचपन में एक ही चीज संस्था का नाम जानते थे कि देश में ईमानदार एक ही संस्था है जिससे सब डरते हैं अपराधी, वो है सीबीआई। पर सीबीआई का खास संकट क्या है बच्चों? सीबीआई डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकती। सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट के बिना कार्रवाई नहीं कर सकती। अभी अपने राजस्थान, जैसे राजस्थान के निवासी हम, राजस्थान में कोई क्राइम हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल को रिकमेंड करेगी सीबीआई को कि भाई इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए। सीबीआई बना स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी के उस राज्य में कार्रवाई नहीं कर सकती। और कई सारे राज्यों में तो अभी पेशेंट चली थी बीच में, जैसे बंगाल वगैरह ने, तो जो सीबीआई को जो कंसेंट दी थी ना कि भाई सीबीआई हमारे राज्य में कार्रवाई कर सकती है, वो वापस ले ली। बंगाल वगैरह ने क्या किया? सीबीआई को जो जनरल कंसेंट दी थी ना, जनरल कंसेंट, वो वापस ले ली। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब सीबीआई वेस्ट बंगाल में या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जाके कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए सीबीआई की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब जब वो पावर एक्शन ले नहीं सकता स्टेट में बिना स्टेट गवर्नमेंट के, तो उसकी पावर क्या रह जाएगी? क्या उसकी वैल्यू रहेगी? इसलिए आजकल की डेट में क्या हुआ? सीबीआई की वैल्यू कम होगी। लेकिन ईडी के साथ ऐसा नहीं है। ईडी कहीं भी कूद सकती है। जहां भी उसको लगता है फाइनेंशियल फ्रॉड है, किसी भी चीज को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ के ईडी कार्रवाई कर सकती है। और जाहिर सी बात है, राजनीति में आप जानते हो रिश्वत की बात तो होती है। तो राजनीति में नेता लोगों के पास क्या, करप्शन तो सामान्य चीज है। जब करप्शन सामान्य चीज है तो ईडी भी, जहां भी करप्शन शामिल है वहां ईडी शामिल हो सकती है। इसलिए बच्चों आज की डेट में जितने भी विपक्षी नेता है ना, वो ज्यादातर ईडी से भगाते हैं कि वो कहते हैं ना, सो जाओ नहीं तो क्या आ जाएगी? ईडी आ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।